हेलो चिल्ड्रन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। डाइजेशन मतलब था द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपल ऑफ वन। जो भी हम न्यूट्रिएंट खाते हैं वो जो भी फूड खाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म की न्यूट्रिएंट्स को हमें सिंपलर फॉर्म में चेंज करना होता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए क्या हमें ज़रूरत होती है? एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की प्रोसेस। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी दो तरीके से मिल सकती है, ऑक्सीजन से और या फिर दूसरे तरीक़ों से। तो हम इस टॉपिक में, हम रेस्पिरेशन के टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द वेज थ्रू विच द ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस। ठीक है, एंड हाउ इट हेल्प्स इन आवर बॉडी। ठीक, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट इसमें दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं हम। इसमें क्या करना है कि एक हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमें मुँह से अपनी हवा ब्लो करनी है। ठीक है, आप देखोगे कि कुछ ही देर में वो जो आपने लाइम वाटर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया है वो मिल्की हो जाएगा, मिल्क कलर का हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द रिएक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। वी आर इनहेलिंग दी ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इस वजह से ये चीज़ होगी। ठीक, तो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन डिटेल्स। We have discussed nutrition in organisms. In the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life process. हमने जो है लास्ट में न्यूट्रिशन में सेक्शन में देखा था कि जो हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान वो हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू द ताकि हमारी लाइफ की वेरियस प्रोसेस जो है वो कैरी आउट हो सके। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज़ ऑक्सीजन to break down glucose completely into carbon dioxide and water, and some use other pathways that do not involve oxygen. ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेसिकली दो तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पहला, या तो वो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करते हैं जिससे कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और दूसरा ये दूसरे डिफरेंट पाथवेज अपनाते हैं जिनमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, in all cases the first step is the breakdown of the glucose, a 6 carbon molecule, into 3 carbon molecule called the pyruvate. जो जितनी भी जो भी प्रोसेस होती है उसमें पहला जो स्टेप क्या होता है, जो ग्लूकोज C6H12O6 देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो जो 6 मॉलिक्यूल्स जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, उनको कितने में चेंज करना होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज करना होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? पायरूवेट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। फर्दर द पायरेट में बी कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद ये प्रोसेस कहाँ पे कैरी आउट होती है? साइटोप्लाज्म में कैरी आउट होती है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो पायरेट जो फॉर्म होता है वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन में भी ईस्ट के द्वारा की जाती है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज़ कॉल्ड द एनारोबिक रिएक्शन। क्योंकि ये प्रोसेस जो है इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन के दो पार्ट हुए हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और जिसमें एनएरोबिक होती है जो उसमें पायरेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि फाइनली जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। जबकि जो ऑक्सीजन वाली प्रोसेस होती है उसमें जो है सीधे डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ पायरेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये जो पायरेट का अगर जब डिकम्पोजिशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है
तो वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती थी और ये कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस जो होती है इसमें भी क्या होता है, जो 3 कार्बन पायरेट मॉलिक्यूल होता है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव आउट करता है, देता है। द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर, दूसरा प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, वाटर का। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर देन इन दी एनारोबिक प्रोसेस। जो एनर्जी इसमें रिलीज होती है वो एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू द एनारोबिक प्रोसेस। देखिए डिफरेंस है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस आ सकते हैं आपके में, ठीक है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyrite is taken. अगर कभी कभी हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो दूसरा पाथवे क्या होता है, पायरेट वाला, जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। हेयर द पायरेट इज़ कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड विच इज़ ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि जो पायरेट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि उसमें भी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। और जब कभी कभी ये जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में फॉर्म हो जाता है ड्यू टू दिस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, दर्द होने लगता है। देखिए जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, रिएक्शन देखिए सही से, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। इन साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, पायरेट, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस एनर्जी निकल रही है। अब जो पायरेट है उसको 3 तरीके से डिकम्पोज किया जा रहा है। पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट में होता है, उसमें क्या प्रेजेंट हो रहा है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक पायरेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑल्सो, ठीक, फाइन। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ATP। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या बनाती है मॉलिक्यूल, ATP। ATP इज एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल, जो कि सेल्स में दूसरी एक्टिविटीज़ को चलाने में हेल्पफुल है। In these process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. ये जो भी प्रोसेस होती हैं इनमें ATP जो होता है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हमारे सेल के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उनमें ये एनर्जी यूज़ की जाती है। ATP के बारे में पढ़ते हैं, ATP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ATP is the energetic energy for most cellular process. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. जो ATP है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी का स्रोत है सेलुलर प्रोसेस में। जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में ATP बनाने के लिए वो कैसे बनती है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने की वजह से। देखिए रिएक्शन में ADP प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी गिव राइज टू ADP माइनस ADP प्लस, मतलब लिंक्ड किया हुआ है ये P, ATP। ATP इज़ एडिनो डाई फॉस्फेट, डाई मतलब 2 होता है और ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का और इसमें जुड़ गया है, ठीक। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव द रिएक्शन, इसको फिर रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। व्हेन द थर्मल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्वलेंट टू 30.5 किलोजूल्स मोल पर मोल इज़ रिलीज्ड। जब ये जो ATP जो है अगर ब्रोक होता है, टूटता है वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, जो उसमें मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो रिलीज होता है वो कितनी एनर्जी देता है, 30.5 किलो जूल्स पर मॉलिक्यूल की एनर्जी देता है। थिंक ऑफ हाउ इज बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट मैनी काइंड्स ऑफ यूजेस। इट कैन यूज
to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses, and many other activities. जैसे हमारे मोबाइल्स में, चार्जर्स में बैटरीज लगती है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं बैटरी लगती है, तो ये कहाँ कहाँ से एनर्जी यूज़ करते हैं और उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करवाते हैं. सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा चार्जर है वो ATP है, जो कि वेरियस टाइप की प्रोसेसेस में हमारी हेल्प करता है. ओके, यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that the plant exchange gases through the stomata. In the large intercellular spaces, ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by the diffusion here. They can go into the cells or away from them and out into the air. देखिए, जो बॉडीज़ में हम एक रेस्पिरेशन का आपने पढ़ा तो होगा, वैसे मैं आपको एक बार एक इंट्रो दे देती हूँ. जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो विंड पाइप के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स में जाती है. हमारे लंग्स में ब्रोंकाइज होते हैं, ब्रोंकाइज में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में एलोवेलाइज होती है, जहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. यहाँ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर उनमें आ जाती है और रिवर्स प्रोसेस में बाहर निकल जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है टेकअप कर ली जाती है. ब्लड जो है हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में भेजा जाता है. आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, या आप आगे पढ़ोगे, ठीक है. तो यही इस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है. तो यही उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है. The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant. At night, when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide generated during respiration is used up by the photosynthesis. क्या होता है इसमें, क्या होता है कि इसमें बताया गया है जब रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. ड्यूरिंग द डे जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जो जनरेट होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है. हेंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम. रात में जो प्लांट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में भी, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उसको पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं करते, उसको थोड़ा सा अपने रख लेते हैं, ठीक है. और जो सुबह होता है, सुबह क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है. रात में ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती है. Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and getting rid of the carbon dioxide produced. जो एनिमल्स हैं उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं. जो पानी में जो लोग जीव रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है, डिजॉल्व होती है, वहाँ से लेते हैं, ठीक है. सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in the terrestrial organism. देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो हार्ट बीटिंग होती है वो एक्वेटिक वालों की ज़्यादा क्यों होती है. तो इसका आंसर ये है क्योंकि जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है पानी में उसमें वो बहुत ही लो होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनका टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स के से रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक. फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स व्हेन द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड. जो फिश होती है वो मुंह से पानी को अंदर करती है जिसमें ऑक्सीजन घुली रहती है और गिल्स के थ्रू निकाल देती है, और ऑक्सीजन जो उसी में दौरान प्रेजेंट होती है पानी में वो पूरी उसकी बॉडी के द्वारा यूज्ड अप हो जाती है. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी कि जो लैंड के एनिमल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं. दिस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स
in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. जितने भी organs होते हैं उनकी जो surface area इंक्रीज़ करने की जो पावर होती है वो इंक्रीज़ होती है, वो ज़्यादा होती है ताकि वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकें. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is very fine and delicate. क्योंकि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक ही प्रोसेस के थ्रू जो है सरफेस से निकलना होता है, तो जो सरफेस जहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है वो सरफेस कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा महीन और डेलिकेट होती है. ठीक. In order to protect the surface, it is usually placed within the body, so there have to be passage that will take air into the area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of the area where the oxygen is absorbed. तो इसके लिए एक पैसेज होता है ऑक्सीजन के अंदर आने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बाहर जाने के लिए. ठीक है. ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें नॉस्ट्रल्स के थ्रू ऑक्सीजन ली जाती है. फिर जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उनमें फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उनको आने नहीं देते हैं फाइन पार्टिकल्स को. फिर और साथ ही में म्यूकस होती है जो अगर कुछ गंदगी आ गई है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, यहाँ से जो एयर होती है वो थ्रोट से लंग्स में पास होती है, जो यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है थ्रोट में, सो दैट कि जो एयर पैसेज है वो कहीं भी कोलैप्स ना कर सके, इधर उधर ना जा सके. फिर क्या होता है, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर ट्यूब्यूल्स विच फाइनली टर्मिनेट इन द बैलून स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एलोवेलाई. मैंने बताया था आपको, जो लंग्स होते हैं लंग्स में जाती हैं, लंग्स में ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स में एलोवेलाई होती है. जो एलोवेलाई होती है वहीं पे वो सरफेस होता है, डेलिकेट सरफेस होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होती है वो टेक्स प्लेस होती है. जो एलोवेलाई की वॉल होती है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम. जब आपने देखा ही होगा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और जो हमारा डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है. एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज रिजल्ट. और चेस्ट कैविटी कैसी होती है, फूल जाती है. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स इन द एक्सपेंडेड एलोवेलाई. इसकी वजह से क्या जो होती है, जो एयर होती है वो आराम से लंग्स में सक्ड अप हो जाती है और एलोवेलाई में एक्सपेंड हो जाती है. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एलोवेलाई. जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो एलोवेलाई तक आता है और जो एलोवेलाई जो एयर होती है वो ब्लड के द्वारा ले ली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वापस एलोवेलाई ब्लड पे जाके वो दूसरे नॉस्ट्रल्स के थ्रू निकल जाता है. जबकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जो है हार्ट में पहुंच के हार्ट से डिफरेंट सेल्स के पे चला जाता है. ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. जब भी एयर हम लेते हैं या एयर छोड़ते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें थोड़ी सी एयर बच जाती है ताकि ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए भी थोड़ा सा एक रेसिड्यू हो, जो टाइम मिल जाए. When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone can take care of the oxygen delivery to all parts of the body. अगर एनिमल की बॉडी जो होती है वो लार्ज होती है तो जो डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरे पार्ट तक नहीं कर पाता है. इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी टू द टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन. तब क्या होता है, कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं और लंग्स में पहुंचा के उनको लंग्स के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़ में पहुंचाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है. इन ह्यूमंस बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन. तो ह्यूमन पिगमेंट कौन सा है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन. ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है ना. हीमो जो होता है हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और बॉडी के प्रत्येक सेल्स और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन को
पहुंचाता है। ठीक है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड corpuscles. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen is and hence mostly transported in the dissolved form in our blood. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी में ज़्यादा तरीके से soluble होती है एक्सेप्ट ऑक्सीजन के, इसलिए मोस्टली जो होता है वाटर जो होता है वो डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड के थ्रू निकलती है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक का फिर से एक इंट्रोडक्शन और समरी दूंगी। टिल दैट टाइम आप रिवाइज़ करिए एंड कीप लर्निंग। बाय।